नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। पुतिन रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध में बड़े हमले की तैयारी में है। खबर तो यह है कि कभी भी पुतिन यूक्रेन में एक बड़ा मिसाइल अटैक कर सकते हैं और इस अटैक को कामयाब बनाने के लिए एक सीक्रेट फ्लाइट की खूब चर्चा की जा रही है। सबको यह लग रहा है कि पुतिन एक हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन गए हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या यह बात सही है। हमारे पास कुछ तस्वीरें मौजूद है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पुतिन के नए ऑर्डर के बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। मॉस्को से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और रूस के हेलीकॉप्टर का एक काफिला यूक्रेन की तरफ बढ़ चला। क्या इस हेलीकॉप्टर में पुतिन का कोई बड़ा कमांडर है या फिर उनका कोई बड़ा मंत्री है? हेलीकॉप्टर में पुतिन के रक्षा मंत्री मौजूद हैं, लेकिन क्या उनके साथ पुतिन भी हैं? अटैक हेलीकॉप्टर से घिरा ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर आखिर यूक्रेन के किस मिशन पर है? और ये सवाल कि क्या इसमें पुतिन है, इसे लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस कई घंटों तक बना रहा। सर्गेई शोइगु खिड़की के बाहर देखते रहे, मोर्चों को समझते रहे। रूस की सही पोजीशन उन्हें बताई गई, मैप पर भी दिखाई गई। यह हेलीकॉप्टर कहां उतरे, रूस की फोर्सेस ने इनका पता नहीं लगने दिया, क्योंकि यह दौरा बहुत ही हाई प्रोफाइल था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स का काफिला कभी भी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन सकता था। जब खबर खोली तो सब हैरान रह गए। इसमें सिर्फ पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु थे और वो यूक्रेन की किसी सीक्रेट लोकेशन पर पुतिन का मैसेज लेकर आए। पुतिन का नया मैसेज क्या है? पुतिन युद्ध को किस तरह जीतना चाहते हैं? जनवरी से पहले उनका प्लान क्या है? इसे आप पुतिन की 3 स्ट्रेटजी से समझिए, जो दिसंबर में ही रूस की सेना को बड़े रिजल्ट दे सकती है। पहली स्ट्रेटजी, रूस अब ईरान के ड्रोन के हमले बढ़ाएगा। रिपोर्ट है कि रूस की सेना को नए ड्रोन की डिलीवरी मिल गई है और उसके हमले यूक्रेन के बिजली घरों पर और ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी, ईरान वाले ड्रोन अब क्राइमिया से लॉन्च नहीं किए जाएंगे। क्राइमिया पर रूस का बड़ा फैसला हुआ है। रूस अब क्राइमिया को बेस बनाकर यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा, ताकि वहां यूक्रेन के जवाबी हमले से बचा जा सके। तीसरी स्ट्रेटजी, पुतिन दिसंबर में 2022 तक हवाई हमले तेज रखेंगे, ताकि उनकी नई आर्मी फॉर्मेशन जनवरी में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। पुतिन की इन तीनों नीतियों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन इसकी तैयारी कैसी की जा रही है, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप पुतिन के माइंड गेम को और बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे कि आखिर पुतिन यूक्रेन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं। रूस ने अपने लेटेस्ट अटैक में यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि इसमें 90% हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन इन हमलों में यूक्रेन के बिजली घरों को फिर निशाना बनाया गया और हालात ये हैं कि यूक्रेन की 50% बिजली सप्लाई इस वक्त पूरी तरह से ठप है। ये ऐसा वक्त है जब यूक्रेन में कड़ाके की ठंड है, तापमान माइनस में चल रहा है और यूक्रेन के लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की बहुत जरूरत है। По Союзу, від країн-партнерів в Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної, макрофіну для України, але є ще над чим працювати, є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення і виконання. ज़ापोरिज़िया से 150 किलोमीटर पश्चिम में एक शहर क्राइवी री में रूस के हमलों के बाद का हाल देखिए। यहां रूस की मिसाइलों से अटैक किया गया और फिर एक अपार्टमेंट में कुछ लोग मलबे में फंस गए।
यूक्रेन की पुलिस इन्हें मलबे से निकालने की कोशिश कर रही है। फंसे हुए लोगों में 2 छोटे बच्चे और एक महिला भी है। इस शहर पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक छोटा बच्चा भी है। 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यहाँ ऐसे लोगों को मलबे से कई घंटों बाद निकाला गया है और कुछ तो बचाए जाने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। पुतिन ने जो 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, उनमें 40 तो सिर्फ कीव पर दागी गई। इससे जाहिर है कि पुतिन का बड़ा टारगेट अब भी कैपिटल कीव बनी हुई है। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. सवाल यह भी है कि पुतिन बिजली वाले पावर सेंटर पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के पॉलिटिकल पावर सेंटर पर हमले से क्यों बच रहे हैं? अब देखिए ज़ेलेंस्की की वो मिसाइल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुतिन ने उस मिसाइल के साथ बड़ा खेल कर दिया है। ये यूक्रेन की क्रूज मिसाइल नेपच्यून है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस के एजेंट्स ने इन मिसाइलों को बनाने के दौरान बड़ा धोखा किया और उसके वायरिंग सिस्टम में गड़बड़ी करके उसके टारगेट तक पहुंचने वाले आखिरी चरणों में तकनीकी खराबी पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल को सैबोटेज कर दिया है, यानी उसमें उत्पादन के दौरान गड़बड़ी पैदा कर दी है। नेपच्यून मिसाइल को लेकर अब पुतिन ऐसा क्यों करेंगे या कर सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह जान लीजिए। पहले नेपच्यून का एक हमला देखिए, उसके बाद आपको इस मिसाइल का सबसे बड़ा डर बताते हैं। देखिए, जब ये मिसाइल पुल से टकराती है तो क्या होता है। यही वजह है कि पुतिन को लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर नेपच्यून मिसाइल से ऐसे ही बहुत बड़े हमले की फिर से तैयारी कर रहे हैं। मॉस्को से लेकर लंदन तक सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की पुतिन को नेपच्यून से दूसरा झटका और भी जोर से देने वाले हैं? क्या मॉस्को वॉरशिप के बाद ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन की कोई नई लाइफलाइन आ चुकी है? क्योंकि ये हमला हुआ तो पुतिन पूरे यूरोप पर बम बरसा देंगे। ये डर पूरी दुनिया को है। पुतिन को खतरा है कि ज़ेलेंस्की रूस के बाकी ठिकानों का भी वही हाल कर सकते हैं जो उन्होंने मॉस्को का किया, और ऐसे हमले क्राइमिया ब्रिज पर भी हो सकते हैं। $3.5 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार हुए इस पुल के 2 हिस्से हैं, यानी 2 समानांतर पुल बनाए गए हैं। इनमें एक रेल यातायात के लिए है, जिससे पुतिन तेजी से अपनी फौज की तादाद क्राइमिया में बढ़ा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार आई हैं जब रूस के टैंक इसी रास्ते से क्राइमिया तक पहुंचाए गए हैं। वहीं दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया और फिर यहां जनमत संग्रह करा के इस पर अपना हक जताते हैं। 2014 में ही रूस ने इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2018 में इसे तैयार कर दिया। खुद पुतिन ने पुल का उद्घाटन किया था, तब उन्होंने खुद ट्रक को चलाकर इस पुल को पार किया था। वो ट्रकों का काफिला लेकर क्राइमिया तक गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था, लेकिन इस नेपच्यून मिसाइल से दूसरा खतरा बढ़ गया है। युद्ध के शुरुआत में ही रूस ने 3 हफ्तों के अंदर ही अपने 2 वॉरशिप खोए थे, जिसमें नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। 23 मार्च 2022 को मारियोपोल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ओस्क खोया। इसके बाद 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मॉस्को पर मिसाइलों से हमला हुआ। इसलिए यूक्रेन की धमकी को पुतिन कतई हल्के में नहीं ले सकते। वो अपनी 2 बहुत ही खतरनाक नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल मॉस्को को डुबाने में इस्तेमाल कर चुका है। क्या अब ऐसे ही शोले पुतिन के पुल को भी पूरी तरह खत्म कर देंगे? पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर क्राइमिया ब्रिज पर बनी हुई है। क्राइमिया इस युद्ध में एक हमला झेल चुका है। क्राइमिया पुल वो जरिया है जिसे लेकर बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की थी। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल तैयार किया और पुतिन उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई छीन नहीं सकता। अमेरिका और यूरोपीय संघ पुतिन के इस सीनाजोरी से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं और वो आज भी क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानते। क्राइमिया पर एक हमला 8 अक्टूबर को भी हो चुका है और उसके बाद पुतिन ने 10 अक्टूबर को कीव से लेकर खार्किव और यूक्रेन के कई शहरों पर अपने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी थी। ज़ेलेंस्की अब ऐसे हमलों से डरे हुए हैं और वो नाटो से फिर से नए एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं।
ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор, вже, уявіть собі, більше 4000 ракет треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор. यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं, चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को। रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्टिंगर मिसाइल भी है। लेकिन इन हथियारों को भी रूस ने अपने टारगेट पर लिया हुआ है। В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами противовоздушной обороны значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены 4 радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка. फिलहाल जेलेंस्की की उम्मीद उनकी लॉन्ग रेंज वाले हथियारों से लगी हुई है और इसमें नेपच्यून मिसाइल वो हथियार है जिसे लेकर जेलेंस्की के लिए खबर बहुत अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि जेलेंस्की को लगता है कि इस मिसाइल के सिस्टम में पुतिन के जासूसों ने सेंध लगा दी है। फिर भी अगर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से अगर हमला किया और वो भी क्राइमिया के ब्रिज पर, तो वो अटैक कैसे लॉन्च किया जाएगा? नेपच्यून मिसाइल को यूक्रेन की फौज आसपास समंदर के उस किनारे से लॉन्च करेगी जहां अब भी रूस का कब्जा नहीं हुआ है। नेपच्यून को फायर किया गया तो कुछ इस तरह से अपनी टारगेट की तरफ बढ़ेगी। दुश्मन के रेडार से बचने के लिए मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते हैं। यहाँ तो रूस का एक पुल है जिसे बचाने के ऑप्शन भी पुतिन के पास बहुत कम होंगे। इसका भी वही हाल होगा जो रूस के मिसाइल क्रूजर मॉस्को का हुआ। यह मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती है। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह यह मिसाइल मॉस्को के करीब पहुंच गई थी और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन ने इस हमले में 2 नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस हमले में इससे भी ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती हैं। नेपच्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड में चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। रफ्तार 900 से 1000 किलोमीटर पर आवर। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉर हेड ही 150 किलो का होता है। दरअसल ये रूसी मिसाइल KH-35 का एक रूप है जिसके कई वर्जन है और इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक मानी जाती है। वहीं एंटी टैंक रोल में उसके पास जैवलिन से लेकर एन-लॉ मिसाइल है जिसने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मारियोपोल से लेकर कीव के आसपास रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बनाने वाली यह मिसाइल अब भी पुतिन की फौज के लिए बड़ी दहशत बनी हुई है। अगर जेलेंस्की ने क्राइमिया या फिर रूस के किसी और सामरिक ठिकाने पर ऐसा हमला किया तो समझ लीजिए कि पुतिन जिस गुस्से को मॉस्को के डूब जाने के बाद पी गए, वो ऐसे खतरनाक हमले के साथ बाहर निकलेगा जिसकी जद में पूरा यूरोप आएगा और फिर यूक्रेन की जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। यह खतरा पूरी दुनिया जता रही है। और देखिए, मॉस्को से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और फिर रूस से हेलीकॉप्टर का काफिला यूक्रेन की तरफ बढ़ चला। सवाल यह है कि क्या इस हेलीकॉप्टर में रूस का कोई नुमाइंदा था? ये सवाल तो बना ही हुआ है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पुतिन के पास अब अपने सबसे बड़े और खतरनाक हथियारों को लॉन्च करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं? ऐसे में क्या पुतिन अब अपने खतरनाक हथियारों को गोदाम से निकाल सकते हैं? इस रिपोर्ट को देखिए और पुतिन के गेम चेंजर प्लान को जरूर समझिए।
एशिया में बन रहा नया वॉर थिएटर। किम जोंग उन ने किया जापान सागर में धमाका। शी जिनपिंग पुतिन के निशाने पर जापान। कॉम्बैट रेडी वॉरियर किशिदा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तबाही और बर्बादी की जंग की तस्वीरें देखकर दुनिया पहले से ही परेशान है, लेकिन अब दुनिया के एक और इलाके में यूक्रेन युद्ध से भी बड़ी जंग का खतरा पनप रहा है। दरअसल प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में महायुद्ध का वॉर थिएटर तैयार हो रहा है, खासकर जापान सागर में। इससे पहले हम आपको इस खतरे के बारे में तफसील से समझाएं, उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 18 दिसंबर की दोपहर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इन्हें उत्तर कोरिया के टोंगचांग-री इलाके से दागा गया। इससे पहले उत्तर कोरिया सॉलिड फ्यूल मोटर सिस्टम वाली नई तकनीक की मिसाइल का परीक्षण भी कर चुका है। जापान भी ये आरोप लगा चुका है कि इस साल उत्तर कोरिया 30 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण कर चुका है और उसकी ये मिसाइलें जापान सागर में गिरी हैं। आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। एक बर्फीले इलाके से उड़ान भरता ये रूस का स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर बॉम्बर Tu-95 MS विमान है। खबर के मुताबिक रूस का ये जंगी विमान 7 घंटे तक जापान सागर के ऊपर उड़ान भरता रहा। इस दौरान उसके साथ रूसी वायुसेना के Su-30 SM और Su-35S लड़ाकू विमान भी थे। इससे पहले 30 नवंबर को रूस और चीन की वायुसेना ने हिंद प्रशांत महासागर इलाके में एक संयुक्त अभ्यास भी किया था। आइए अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये रूस का बेस्टियन मिसाइल सिस्टम है और इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि इस वक्त इसे पैसिफिक आइलैंड में तैनात करने के लिए ले जाया जा रहा है और रूस अपने बेस्टियन मिसाइल सिस्टम से समंदर में 500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। दरअसल रूस ने जिस पैसिफिक आइलैंड पे अपने इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है वो जापान के नजदीक है और इस द्वीप के कब्जे को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही रूस और जापान के बीच टकराव चल रहा है। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि इन तस्वीरों से आखिर जापान इतना परेशान क्यों है। दरअसल ये तमाम तस्वीरें जापान की सुरक्षा पर मंडराते सीधे खतरे से जुड़ी हैं। दरअसल उत्तर कोरिया, चीन और रूस तीनों मिलकर जापान के इर्द गिर्द एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें उलझकर जापान तबाह भी हो सकता है। लिहाजा अपने ऊपर मंडराते खतरे से निपटने के लिए जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
जापान सरकार का ये फैसला एक ऐलान की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आया। 今後とも不変です。こうした点について透明性を持って国民に説明するのみならず、関係国にもよく説明をし、理解をしてもらう努力を続けてまいります。 जापान का कहना है कि अपने ऊपर उत्तर कोरिया, रूस और चीन के हमले के खतरे के मद्देनजर उसने ये फैसला लिया है। खबर के मुताबिक जापान 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने वाला है। इसके लिए जापान ने अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़ा रक्षा करार किया है। जापान और अमेरिका के बीच हुए इस सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। खबर के मुताबिक जापान अमेरिका से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीद रहा है। इसके अलावा वो अमेरिका से जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें भी खरीद रहा है। इतना ही नहीं, जापान टाइप 12 सरफेस टू शिप गाइडेड मिसाइलें विकसित कर रहा है। जापान हाइपरसोनिक हथियार भी विकसित कर रहा है। जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट भी बना रहे हैं। इसके अलावा जापान अमेरिका से F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम भी खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने का ऐलान क्या किया, चीन के होश उड़ गए। जापान के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान चीन से खतरे की झूठी बुनियाद पर अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रख रहा है। मतलब साफ है कि जापान के ऐलान ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। 中国是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟，中非合作平等相待、互利共赢，光明磊落，成果丰硕，受到非洲人民真诚欢迎。美方应当尊重非洲人民意愿，拿出实实在在的行动帮助非洲发展，而不是在抹黑、攻击别国上面大做文章。 लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जापान के पास अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की वाजिब वजह है, क्योंकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया की तिकड़ी को काउंटर करने के लिए जापान अकेला सक्षम नहीं है। लिहाजा उसे तीनों का मुकाबला करने के लिए अपने सुरक्षा दायरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर जापान उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों से परेशान है, तो रूस और चीन से उसका कुरिल और सेनकाकू द्वीप श्रृंखलाओं को लेकर पिछले एक लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। दरअसल जापान और चीन के बीच एक बड़े विवाद की वजह सेनकाकू द्वीप श्रृंखला भी है। सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल 1895 से है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीप पर दावा करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही रूस के साथ जापान का कुरिल द्वीप श्रृंखला को लेकर विवाद चल रहा है। कुरिल आइलैंड चेन जापान के होकाइडो से लेकर रूस के कामचटका प्रायद्वीप तक फैले हुए हैं। ये ओखोटस्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ 4 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान आज भी कुरिल आइलैंड्स पर अपना दावा जताता है। और बिहार में शराब